चाइना और अमेरिका के बीच में हमने अपने आप को बैलेंस कैसे करना है? पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने दोनों से पैसे लेने हैं। कहने को सब कुछ सही है, मगर हम इस खेल में आखिर में मारे जाएंगे। आप पारा में बैठ के चेयरमैन एफबीआर रिटेलर्स को लेके बैठा है डीजीआईएसआई के साथ और डिस्कशन कर रहा है कि जी रिटेल पे टैक्स रहेंगे, और वो क्या कह रहे हैं, हम जो कर ले हम नहीं देंगे। यस, आप सिटी कोर्ट के अंदर जाए ना, अंदर तो वहां एक स्टैंप ऑफिस है जहाँ पे स्टैंप पेपर बिकते हैं। ये लोग वहां से खरीदते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आ गए, थोड़ा बेहतर हो गया। इनमें से जो बाजार बाहर बिकते हैं ना, इनमें से 80% जाली होते हैं। व्हाट? जी, आप क्या बात कर रहे हैं? यस, जो इमरान खान का कमरा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वही प्राइम मिनिस्टर का कमरा है। उसके जो डेकोरेशन, गमले, सोफे, कोमा इधर इधर उधर लगा हुआ है, वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें 25 कैमरे और 22 बाइक लग सकते हैं। तो लगे हुए होंगे। नहीं ना, मैं ये नहीं कह रहा। तो आप तो इतने बड़े डफर हैं कि आपने इस तरह डिजाइन किया है उसको कि उसको बनाया इसलिए गया है कि वहां से बाइक लगे। कितने साल से गवर्नमेंट है पीस पार्टी की सिंध में? 16 साल चल रहा है। तो अगर आप 15 साल लगा लें और 300 का एवरेज लगा लें, तो ये 4.5 ट्रिलियन रुपीस का पीएसडीपी है जो कि सिंध में खर्च हुआ है। लगता तो नहीं। ठीक है, नजर नहीं आता। क्या नहीं। नजर और नजर की बात नहीं है, नजर और हार की बात नहीं है सर। ये इलेक्शन जब होते हैं, ये झंडे लगते हैं सड़कों पर, ये बैनर लगते हैं, ये पोस्टर लगते हैं, ये बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। भी तो खर्च होता है। ये बात भी आपको आज क्लैरिफाई कर दूं, अगर पार्टीशन नहीं होता तो आज मोदी हमारे घर के सामने बाहर बैठा होता, बेंच के ऊपर चाय बना रहा होता। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले तो ये बताएं, इस्लामाबाद कैसा रहा? आप इस्लामाबाद के बड़े चक्कर लगा रहे हैं आजकल। देखिए, इस्लामाबाद को मैं कोई चक्कर नहीं लगा रहा, मगर इस्लामाबाद मुझे बहुत अनलाइक लग रहा है पहले पास से। जो हसल बसल हुआ करती थी बजट से पहले, वो मुझे इस दफा नजर नहीं आ रही। बेबी शायद ये सारी टीम बाहर गई हुई है। आप पिंडी भी गए थे? पिंडी में नहीं, हसल बसल वहाँ होगी ना, इस्लामाबाद में नहीं है। देखा, ये तो लाइटर नोट की बात है, मगर ये कि वो मुझे लगता है कि यानी कि बजट से पहले वाली हसल बसल आपको नजर नहीं आई, हसल बसल नजर नहीं आई। और परेशानी नजर आई कि चिल माहौल है, क्या है? आपको पता है मैं इस्लामाबाद कब गया था? पिछले 1 साल में आखिरी रमजान के आखिरी अशरे में गया था 2 दिन के लिए। मैं गया ही नहीं इस्लामाबाद, ना उससे पहले ना उसके बाद। दिल्ली नहीं चाहता जाने। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि हम जो चीज़ें हमारे सामने हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, और हम उस कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से उसमें किसी में कोई कारपेट के नीचे कैमोफ्लेज डाल दें, स्मोक स्क्रीन डाल दें। इसमें तमाम गवर्नमेंट शामिल है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, सब लोग शामिल है, क्योंकि उनका एक जो हमारा एक अशराफिया का तबका है, हमारा एक ग्रेड 21, 18, 19 से पूरा तबका है, उनके इंटरेस्ट में है ये क्योस रहे। आप इस मैं आपसे एग्री करता हूं। तो बस ये मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं हैं, ना किसी बाहर वाले का कसूर है। ये पाकिस्तान में वो लोग जो कि अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके क्योस में है कि उनके इंटरेस्ट में क्योस है, इक़्तिदार में आने के लिए भी, इक़्तिदार में जाने के लिए भी। और ये तो मुझे बाज़ दफ़ा कोई मेलो ड्रामा लगता है बेसिकली पूरा। मतलब ये आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एक्चुअली। मैंने ना बड़ी इसके ऊपर छोटी सी रिसर्च की, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। असल में हमारे यहाँ डिबेट बजट पे हरता हो रही, तो मैं बजट पे डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत सारी है और वैसे भी वो सब्जेक्ट आपका भी है और वो थोड़ा सा लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक फलसफे पे और एक बड़े चैलेंज के ऊपर आपसे सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ। मेरा उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बाद में दूंगा जी। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ, और मैं आपसे थोड़ी देर के बाद ना जी बताइए। मैं आपसे ना थोड़ी देर के बाद प्रोविंशियल बजट पे भी बात करूंगा, क्योंकि असल सारा झगड़ा वहां होता है। लेकिन मुझे जरा ये समझाएं, और ये बड़ा मुझे मुश्किल सवाल लग रहा है, बजट रिलेटेड है लेकिन बजट फलसफियाना सवाल है कि ये चाइना और अमेरिका के बीच में हमने अपने आप को बैलेंस कैसे करना है। ये बहुत बड़ा एक हम फंस गए एक टसल में, एक रिंग में, कि इधर आपको अमेरिका है
इधर चाइना है और सीपैक है और ये सारी कहानी चल रही है, तो फिर ये हम कैसे करें, देखिए बैलेंस कैसे करें? बात ये है या हो कि भी सकता है बैलेंस, की नहीं हो सकता? देखिए बात ये है कि बाकी मुल्कों में ये जो मसला है ये पॉलिटिकल रिलेशंस का होता है कि मैंने अमेरिका से ताल्लुक अच्छे रखने हैं, नहीं रखने हैं, बुरे रखने हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने दोनों से पैसे लेने हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। उनसे भी पैसे लेने हैं आईएमएफ के थ्रू, इनसे भी पैसे लेने हैं, सीपैक की इन्वेस्टमेंट करानी है। वो कहते हैं कि हमारे आईएमएफ के पैसे सीपैक पे इस्तेमाल नहीं होंगे, सीपैक वाले कहते हैं इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। ये खेल जो हमने शुरू किया है कि हमारी दोस्ती हिमालय से बड़ी और पैसिफिक से छूटी है, ये बड़ा पुराना खेल चल रहा है, ठीक है। वो तो पैसिफिक से गहरी। कहने को सब कुछ सही है, मगर हम इस खेल में आखिर में मारे जाएंगे। अब रह गया नहीं, मारे जाएंगे इस सेंस में कि अमेरिकन्स कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि उनका पैसा चाइनीज को रीपे करने के लिए दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मेरे ज़ाती ख्याल में जो अभी डेलीगेशन गया है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो जो चाइनीज की पेमेंट आ रही है उसको एक्सटेंड किया जाए आगे, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो अगर इंस्टॉलमेंट आई और चाइना को चली गई तो वो ये कहेंगे कि क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें अली दूसरी बदकिस्मती ये है कि इस मैटर पर हमारे जो सो कॉल्ड मईशतदान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, ये कभी इसको डिस्कस ही नहीं करते, या तो वो डरते हैं या उनकी अकल नहीं है। इस पे इंडिया ने बहुत डिटेल काम किया है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन में अमेरिका इंडिया का रोल क्या होगा, अमेरिका और चाइना का रोल क्या होगा। और हाथ ऊपर हाथ मिला लिया, एक कॉन्फ्रेंस में साइन कर दिए। ये चाइनीज़ की जितनी भी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है ये इतनी आसानी से आप समझते हैं कि ये वो वेवर दे देंगे या चीज़ें कर देंगे, ये इतना आसान नहीं है। अब वही क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कौम को मायूस शक्ल में डालना चाहूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आप रियलिटी तो बताएं ना, आपका तजुर्बा एक तो वैसे रहा है, आपसे एडवाइस लेते रहते हैं, लेकिन और जब आप एफबीआर चेयरमैन भी थे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होती तो एफबीआर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, लेकिन आपका रोल एक एफबीआर चेयरमैन से ज्यादा भी था, बिकॉज आप डायरेक्टली आईएमएफ वालों से बैठे थे। और मुझे ये भी पता है कि जब आपने उसको ये कहा आईएमएफ वाली एक लड़की को कि तुम जो इतना हमारे साथ टफ रीनिगोशिएट कर रही हो, तो तुम जो हम एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री एटॉमिक मुल्क हैं, और क्या दूसरे जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं तो क्या उसके साथ भी इतनी टफ नेगोशिएशन करती हो? उसका जो जवाब था वो आपने मुझे उसी वक्त बताया था, और आप बड़े डिस्टर्ब थे उस दिन। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप रात को मेरे पास आए थे या मैं आपके पास आया था, मिले थे, और आप बड़े डिस्टर्ब थे, और आपने कहा, उसका जवाब क्या था? उसने जवाब ये दिया कि कोई और न्यूक्लियर पावर्ड या एटॉमिक मुल्क हमारे आईएमएफ पर लोन लेने आता ही नहीं। उसने बोला मिस्टर जैदी ने, उसने बोला हाँ, मिस्टर जैदी, न्यूक्लियर पावर्स डोंट बोरो फ्रॉम अस। यस, ठीक है। ओके। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? यानी बेइज्जती तो इससे ज्यादा हो गई है जो व्हाइट हाउस में डिस्कशन चला है पिछले हफ्ते, मतलब पाकिस्तान की, मैं किसी एक इंडिविजुअल नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करता हूं कि निकाहनामे पे अमेरिका के व्हाइट हाउस में डिस्कशन हो रहा है। कोई हम कौम रह गए, हम क्या फुटबॉल बन गए जिसको आए हमारे चढ़ाई कर दे? इसकी वजह ये, ठीक है हम भीख मांगते हैं, हमने अपनी 30 साल में तबाही कर दी अपने मुल्क की, 30 नहीं शुरू से ही की, लेकिन पिछले 30 साल में तो ज्यादा इसलिए की 35 साल में कि वो पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप, हाइब्रिड सिस्टम, हमें पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं। ना हम कभी जमहूरियत है, ना हम अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, हम हैं क्या? हम हाइब्रिड है। हाइब्रिड निजाम तो कोई नहीं चलने का कभी। देखिए अली साहब, बात ये है कि ये जो तबाही की कहानी है तो उसमें सारे शामिल हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। मेरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप 3.5 साल वहां मिनिस्टर रहे, आप 3.5 साल मिनिस्टर रहे, आप मुझे बताएं कि आपने क्या देखा, या आप क्या समझते हैं कि क्या चीज। देखिए ना, ये तो आप मानते हैं ना कि आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ थी, ये मैं अगर आप कहेंगे नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कहते थे नहीं ठीक है ना, साथ थी ना, और शायद मेरे ख्याल में इतनी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट किसी को नहीं मिली। इमरान खान को थी, आप लोगों को साथ थी, मैं भी उस टीम में था। अब आप मुझे बताएं कि मैं तो कंपैरेटिवली जूनियर था उस सेंस में, मगर आप 3.5 साल एक पावरफुल मिनिस्टर रहे, तो मैं आपकी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मिनिस्ट्री की वो लगेगा कि आप सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आपका तजर्बा क्या है। मेरा तजर्बा ये है कि ये इस्लामाबाद नहीं चल सकता। सर देखें, मैं 4-5 बड़े चैलेंजेस हैं, मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं अपने तजुर्बे से।
पहली बात तो ये है कि पावर सेंटर्स होते हैं, जैसे आप अमेरिका में देखते हैं ना, एक व्हाइट हाउस एक पावर सेंटर है, कैपिटल हिल एक पावर सेंटर है, लैंगली वर्जीनिया एक पावर सेंटर है, पेंटागन एक पावर सेंटर है अपना। और जो ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं अमेरिका के अंदर, जो पैसा है, जो असल सियासत के पीछे तो बहुत बड़ा पैसा है, ये भी एक पावर सेंटर है। पाकिस्तान में भी पावर सेंटर है। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस एक पावर सेंटर है। अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट जिसको पावर सेंटर होना चाहिए वो डाइल्यूट हो चुकी है उसकी, क्योंकि वहां कोई रीजनेबल कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चरिंग डिबेट होती ही नहीं है। एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। तकरीर का मैंने भी तकरीर करके JIT पढ़ दी, उन्होंने कर दी, हमने कर दी, मैं अपनी किसी और की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो हम यानी कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट बड़ी पार्लियामेंट में नहीं होती। पावर सेंटर लिख सकते हैं लेकिन वो रहा नहीं इतना। पिंडी एक पावर सेंटर है पाकिस्तान का, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक बिजनेसमैन का भी एक पावर सेक्टर है, उनका एक्सेस होता है हर जगह। लेकिन हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है, चैलेंज है, हमारे यहाँ कोर्ट्स भी पावर सेंटर बन गए। यानी कि कोर्ट का काम पावर सेंटरिंग नहीं हो, कोर्ट का काम कानून को, और सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे उसका काम है कानून को अपहोल्ड द लॉ, यानी कि वो एक्सप्लेन करे लॉ और उसके हिसाब से फैसला दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल पावर सेंटर बन चुका है इस मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट स्टील मिल की निचकारी को रोकने से लेके और बिल्डिंगें शराय फैसल पे गिराने से लेके रेकोडेक और रेकोडेक से लेके और अब देखें ना, मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं और आप एक ट्रांजैक्शन करें, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया। मैंने जी जाके आपने कहा जी मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो जी मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं 5 अरब रुपए की, मेरा आपका सौदा हो गया। एक आदमी आएगा जो कोई लाख रुपए का वकील रखेगा और उसमें स्टे लगा लेगा, और आपका गंदा गया साइड में और आपके अगले लग गए इतने साल धक्के खाते रहे आप कोर्ट में, तो कोर्ट भी पावर सेंटर बन गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि इतने पावर सेंटर, ब्यूरोक्रेसी इज अ पावर सेंटर नाउ। जो पाकिस्तान के अंदर हम देखते थे, हम जब छोटे थे, तो हमारे वालिदैन के जो ब्यूरोक्रेट दोस्त थे, हम बोलते थे फॉरेन सेक्रेटरी, ओह ये सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी। मैं देखा उनके कैलिबर, माजरत के साथ वो कैलिबर ही नहीं है लोगों का, और उसके साथ पॉलिटिशियंस का भी कैलिबर नहीं है, वजीरों का कैलिबर नहीं। मैं किसी, आपने 3.5 साल की बात की, बहुत अच्छे हो सकता है, बहुत ईमानदार भी हो, लेकिन एक कैलिबर होता है। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में, और कैलिबर क्या नहीं कि वो समरी नहीं पढ़ रहा, सेक्रेटरी चला रहा है, बस वजीर के अपनी झंडा लगा के घूम रहा है, इस तरह नहीं होता। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा चैलेंज मैंने देखा ना, पाकिस्तान में कोई आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आपने मेरी वजारत की बात की, मैं अपनी वजारत की बात नहीं कर रहा। मैंने अपने टेन्योर में 4 जहाज खरीदे PNSC के लिए, जिनकी वजह से प्रॉफिट्स कहां चले गए आपको पता है। $30,000 की टग बोट रेंट हो रही है। आप जरा सोचें आप सोचें शब्बर भाई, $29,000 पर डे, $29,000 रोज, 5 साल से रेंट पे ली हुई है, खरीद नहीं रहे, और पैसे पड़े में। वो हमने खरीदी, मैंने कि हमने फैसले किए, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट थे, किसी से झुकना डरना नहीं था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी या वजीर पाकिस्तान में फैसले नहीं करते। हमने 3.5 साल में प्राइवेटाइजेशन में क्या किया? आप तो वजीर, मतलब आपका क्या, हमने क्या प्राइवेटाइज किया मुझे बता दें। हमारी गलती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट वो पूरा जो सिस्टम है ना, वो इतना ज्यादा डिप्लीटेड सिस्टम बन चुका है, इतना पेपर वर्क हो चुका है, आप काम नहीं कर सकते। आपकी समरी पूरे पाकिस्तान की सारी वजारतों में घूमती रहेगी, वो इसका अप्रूवल वो होता ही नहीं। सो इस तरह के बहुत इश्यूज हैं। अगर आपने स्ट्रीमलाइन करके और चीजों को तेज करना है, फैसले करने पड़ेंगे। जहां फैसला करने को तैयार नहीं, मुझे याद है आपने फैसला किया, चले मैं अपना बात खत्म करके मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, उसके बाद आपने बात करनी है। मैंने ज्यादा बोल दिया। आप रिटेलर्स पे टैक्स लगाना चाहते थे, यस। अच्छा, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई मैं स्टेट सीक्रेट नहीं रिवील कर रहा। मुझे बताएं, रिटेलर्स को टैक्स लगाने के लिए आपकी मीटिंग अपारा में हुई? जी बिल्कुल हुई। तो ये अपारा का क्या ताल्लुक है रिटेलर पे टैक्स लगाने का? इसलिए मैं सोच रहा हूं, मेरे अपारा में बैठ के चेयरमैन FBR रिटेलर्स को लेके बैठा है DGISI के साथ, और डिस्कशन कर रहा है कि जी रिटेल पे टैक्स लगाएंगे, और वो क्या कह रहे हैं, हम जो कर ले हम नहीं देंगे। यस। ये मजाक है कि क्या है? यस। ये क्या मजाक है? नहीं तो उन्होंने क्यों अलाउ किया उनको अंदर आना?
सर मजा उन्होंने अलाउ है क्या? वो मेरा कहने का मकसद है कि पावर सेंटर क्यों बन नहीं गए तो हमारे? उन्होंने डीजीआई ने या डीजीसी ने क्यों अलाउ किया रिटेलर को उनके दफ्तर में क्योंकि जाए? सिविलियन के पास को काम ही नहीं कर सकता, उन्होंने कहा जी इनकी मदद ले लो। नहीं तो वो वहाँ नहीं, वो मदद तो नहीं नहीं था। अगर वो ये कहते हैं कि आप जाए सिविलियन से बात करें, खत्म वाली बात। वो क्यों एंटरटेन करते हैं? वो भी तो मजे लेते हैं ना। इस सर सारे मजे ले रहे हैं तो काम कौन करेगा? तो मैं यही तो आप मजे लेने के लिए हुकूमत में तो नहीं आए थे। यही तो मैं कर आप रहा तो हूँ। काम करने नहीं आए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मजे ले रहे नहीं, आप साइड में बैठे हुए थे, वो डीजीसी फैसला कर रहा है कि आपने आपके चेयरमैन को प्रेशराइज कर रहा है, आप साइड में बैठे हुए, यही हुआ ना आपका? नहीं, मैं आपको उस केस में इमरान खान 100% मेरे साथ था। मुझे डीजीसी पता कह रहा है कि सर ये अभी देखें हालात सही नहीं है, आप पीछे हो जाएं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। मैं तो अच्छा दूसरा क्या- मगर गवर्नर हाउस में आप अटैक हो गया। मगर यानी कि- गवर्नर हाउस में फिजिकली चेयरमैन एफबीआर के ऊपर अटैक हो गया गवर्नर हाउस में, यार ये मुल्क है फिर। आप कहते हैं कि जी ठीक कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में। नहीं तो फिर चेयरमैन एफबीआर जो कि ऐसे साइन करेगा वो खटिया खड़ी कर देगा उस रिटेलर की, हाँ। उसके पीछे लगा देगा एफबीआर वाले। Yes. लेकिन वो आप क्योंकि उनको ये पता था, शब्बर भाई देखें मेरी गौर से बात सुन, प्रॉब्लम क्या है, उनको ये पता था कि शब्बर जैदी ने गलत काम, गलत यानी कि गलत काम ये नहीं कि अपने फायदे के लिए किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाना, ठीक है, वो मेरा भी उनको पता था और हमारे बहुत सारे वजीरों को पता था। उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उनको ये पता था कि इमरान खान भी ये काम नहीं करेगा। अब मुझे तो समझ कोई नहीं आती कि ये फिर तमाशा चलेगा कैसे। देखिए मेरे पास अब यहाँ इतनी लंबी तकरीर आपने मुझसे करवा दी। आखिरी मैं यहाँ दो बातें करता हूँ। एक पहली बार लाइटर नोट पे करता हूँ। लाइटर नोट पे मेरा ये मशवरा है कि इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग है वजीर आजम ऑफिस। मैंने दुनिया में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी जिसमें ऑफिस की खिड़की बाहर नहीं खुलती हो। उस बिल्डिंग की कोई किसी कमरे की खिड़की बाहर नहीं खुलती। सर अंदर तो खिड़कियां चेंज कराएंगे ना, नहीं ना, पूरी बिल्डिंग नहीं, उसी पूरी स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसके जो कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं वो इतने थिन है कि जब कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते थे तो पीछे से कोई जा नहीं सकता। पीछे से जा नहीं सकता। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपकी डेमोलेशन कंपनी तो नहीं खोल रही सुने ना, आपको। आगे सुने। अच्छा इसका मैं आपको जोक सुनाता हूँ, एक जोक नहीं रियल वाकया। एक दिन क्या हुआ कि मैं मैरियट होटल से एक जापानी के साथ निकला, शायद जब किस तरफ जाना था, अमेरिकन कॉन्सुलेट जाना था। हम जब मैरियट से निकले तो असेंबली आई, असेंबली के आगे प्रेसिडेंट हाउस के आगे सुप्रीम कोर्ट। जापानी मुझे कहता है यार यू आर पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, योर पार्लियामेंट अंडर द जुडिशरी, जुडिशरी इज हायर देन पार्लियामेंट। अच्छा मैंने बिल्डिंग सिंबॉलिक है ना, हाँ, बिल्डिंग सिंबॉलिक है। तो मैंने कहा यार इससे हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। ये जापानी कह रहा है यार देखिए आपकी जुडिशरी इज अबव द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट हाउस। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। थोड़ी देर बाद उसके आगे बढ़ा लिया प्राइम हाउस, उससे ऊपर तो सर आप किस दुनिया में बैठे। अच्छा प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बारे में मेरा एक और व्यू है। जो इमरान खान का कमरा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वही प्राइम मिनिस्टर का कमरा है। ज्यादा बड़ा कमरा नहीं सुनो ना, बात सुन लो पूरी। उसके जो डेकोरेशन, गमले, सोफे, कोमा इधर इधर उधर लगा हुआ है, वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें 25 कैमरे और 22 बाइक लग सकते हैं। तो लगे हुए होंगे। नहीं तो ना, मैं ये नहीं कह रहा। तो आप तो इतने बड़े डफर हैं कि आपने इस तरह डिजाइन किया है उसको कि उसके अंदर उसको बनाया ही इसलिए गया है कि वहां से बाइक लगे। देखिए यार मेरी बात सुने, ये मुल्क एक आप समझें कि एक एसएचओ चलाता है। एसएचओ जो है ना, या एक छोटा कर्नल होता है ना एजेंसीज का, उसके माइंड के पे चलता है। वो जो सोचता है ना, सर वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। क्या वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं? नहीं, ये यहीं पे आपकी गलती है। ऑर्डर नहीं फॉलो करता, वो ऑर्डर जनरेट करता नहीं, वो कंसीव करता है, बाकी सब उसको खुगी मारते हैं। अच्छा आपको पता है बड़ी बात। अच्छा सुने एसएचओ का एफआईआर अच्छा सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। सुने ना, बात को कितनी ताकत है बात को कंप्लीट कर दे। सिमिलरली जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कमरा छोटा है और पीएस का कमरा बड़ा है या नहीं? आप भी गए, तकरीबन बराबर ही होगा, छोटा होगा, बराबर है। अच्छा लेकिन उसके कमरे में, अच्छा सुन लो, एमएस के कमरे में सुने नहीं, एमएस के कमरे में एक छोटा कमरा है साइड में। नहीं अभी आगे सुने। हाँ तो बड़ा है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस दोनों में जो प्राइम मिनिस्टर का कमरा है
उसके दरवाजे की बिल्कुल आई साइड सामने लगती है एमएस के टेबल से। बिल्कुल ठीक। ये क्यों है? मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं आपने ये बताया मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं, तो आपने ये बताने के लिए रखा हुआ है कि भाई जो आएगा या जाएगा हम देखते रहेंगे। मेरे ख्याल में ये भी सकता है ना कि हम सिक्योरिटी किस बात की यार? सिक्योरिटी 50,000 सिक्योरिटी बाहर बैठी हुई है यार। मेरी बात सुनो, सिंबॉलिकली सोचो यार। तुम लोग हंस रहे हो, मैं सिंबॉलिकली मैं कभी सोचा नहीं, मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। आज मैं सोच दोनों ऑफिस देख लो ना, दोनों ऑफिस में वो मेरा दोस्त था चीमा, तो चीमे के बाद जाके बैठता था, चीमे के साथ में बैठ जाता था, तो बिल्कुल नजर आता था कि इमरान खान के कमरे में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके इजाजत के बगैर। ठीक है, अच्छा ठीक है, एमएस की इजाजत के बगैर। अबे भाई सुन लो ना। दूसरी इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी वो छोटा सा कमरा जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसके सामने, हाँ उसके सामने नहीं, बिल्कुल सामने। तो मेरा सवाल आपका ये है कि यार वो बेचारा जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, वो तो बेसिकली एक, आप ये समझें कि एक स्टूज है। मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, एक स्टूज है उस सिस्टम के अंदर जहां वो बेचारा फंस गया है। ठीक है, अब इसीलिए अब वो बेचारा ढूंढता फिर रहा है इस वक्त कि साइफर की कॉपी किधर है। मेरा ख्याल पता नहीं उसको। अब मैंने भी 50 लाख कागज साइन किए होंगे चेयरमैन एफबीआर। अब मुझे नहीं पता कागज साले किधर गए। ठीक है ना, तो नहीं, तो अब वो बेचारे, अगर पीएम को कागज नहीं मिल रहा तो मैं क्या कर सकता हूं। अब देखिए ना, अब मुझे ये सीरियसली, मैं क्यों छोड़कर आया इस्लामाबाद? मुझे खौफ पता है क्या आता था? आप तो प्रेशर में आ गए। नहीं यार सुनो ना, मुझे खौफ क्या, नहीं खुद खौफ क्या आता था? मुझे खौफ ये आता था कि वो करप्ट आदमी के खिलाफ कभी नहीं निकालते, उस शरीफ आदमी के खिलाफ ऐसा खटिया खड़ी करते मेरी। तो वो खटिया जो खड़ी कर देते, मैं अपनी खानदानी रवायत के बेसिस पर वो खटिया खड़ी कराना नहीं चाहता था कि यार ये मेरी खटिया खड़ी करेंगे और कागज ऐसा निकाल के लाएंगे जो मुझे कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने एक और बात की जो मेरे हिसाब से आपसे मैं डिसएग्री करता हूं। आपने कहा डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, मैंने डिसीजन बहुत सारे नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि अगर मैं डिसीजन लेता तो आज मैं जेल में होता। और मैं आपको डिसीजन बता देता हूं, जब ट्रैक एंड ट्रेस आया, मैंने ट्रैक एंड ट्रेस लगवाया। मैं हूं ट्रैक एंड ट्रेस को इनिशिएट कराने वाला, ये 10 साल से रुका हुआ था। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी मां की दुआएं हैं कि मैं ट्रैक एंड ट्रेस के कॉन्ट्रैक्ट के निगोसिएशन और उसके साइन से पहले अल्लाह ताला ने मुझे वापस बुला लिया एफबीआर से। अल्लाह ताला ने मुझे वापस बुला लिया एफबीआर से। अब इस वक्त जिस सीबीआर चेयरमैन ने ट्रैक एंड ट्रेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कुछ खड़ा खड़ी नैब में बोल रहे हैं वो, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ये फ्रॉड है। अब मुझे ईमानदारी, अगले साहब ने कहा ये फ्रॉड है। अच्छा, और ये ये आपका प्राइम मिनिस्टर भी कहता। प्रॉब्लम ये है कि जो पहला प्राइम मिनिस्टर आता है वो दूसरे वाले प्राइम मिनिस्टर के तमाम ब्यूरोक्रेट की मां बहन कर देता है। वो कहता है कि सारे केस फ्रॉड है। अब मुझे ये बताओ कि इस बुनियाद पर, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मुझे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि ट्रैक एंड ट्रेस फ्रॉड है, मैंने फौरन सोचा कि यार किस दिन साइन हुआ था, मैं था या नहीं था। और फिर जाके मुझे एफबीआर के बंदे ने कहा सर वो तो आप तो सिर्फ इनिशियल इशू के बाद चले गए थे, ये बाद में साइन हुआ। मैंने शुक्राने की 2 रकात नमाज पीक पड़ी, मेरे कहा यार जान छुटी। आप मुझे बताएं कि अगर मैं ट्रैक एंड ट्रेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाता तो मेरी तो 4 नस्लें केस मुकदमे होती। अच्छा, आपको बड़े मजे का वाकया सुना क्या? नहीं, कभी नहीं। अब कभी सोचो कि क्या मेरा जैसा आदमी किसी स्टेट बोर्ड पे बैठना पसंद करेगा? मैं 15 बोर्डों में बैठा हूं प्राइवेट सेक्टर के, मैं किसी जगह पे बैठना पसंद करूंगा स्टेट बोर्ड पर? क्या मैं कभी डिसीजन लेना पसंद करूंगा स्टेट के बारे में? अब इतनी बड़ी स्टेट जिसके पास 13 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा है, 13 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा इस स्टेट करती है, उस 13 ट्रिलियन स्टेट के खर्चे में कोई शरीफ आदमी हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं है। ये मतलब नहीं है पाकिस्तान में शरीफ लोग नहीं है, पाकिस्तान का कोई बाइज्जत आदमी उस डिसीजन में हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं है, तो मुल्क कैसे चल सकता है? ये है मसला अली साहब, कि कोई शरीफ आदमी गवर्नमेंट के साथ, मैं और आप एक कारोबार कर रहे हैं आजकल, हमने कंसल्टेंसी खोली हुई है, हमारा पहला असूल क्या है कि हम गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ठीक, क्यों? सरकार से काम नहीं, क्यों? वही चक्कर बहुत नहीं, चक्कर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, जब ये चक्कर बहुत है, आपका गवर्नमेंट से तजर्बा मुझसे ज्यादा है, मेरा तजर्बा गवर्नमेंट का सारी जिंदगी का है, हमने ये क्यों डिसीजन ले लिया कि जहां पर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होगी हम नहीं करेंगे? इसलिए क्यों? इसलिए कल को जब गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन की, वो कहेंगे अली भाई के मिनिस्ट्री के जमाने का है, उनके चचा का है, उनके मामू का है, उनकी फूफी का है। ये मैं सारी जिंदगी जवाब देता रहूंगा।
मैं तो करने का मैं आई विल नॉट टच इट। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पाकिस्तान कि जो शरीफ आदमी होगा वो गवर्नमेंट के करीब नहीं जाएगा। नहीं, हमने तो ये कोशिश एक करने की थी ना, हमने वो एग्रीकल्चर वाली जो हमने पहले पूरा प्लान बनाया था ना जी, तो हमने फिर फैसला क्या किया, हम बहुत उस प्राइवेट सेक्टर से ले लेंगे। यस, ये किसका वो हमें डर लगता है यार, डर लगता है तो सर अगर डर लगता कल है वो पॉलिसी बदल गई तो आपका सर डर लगता है, आपका तो प्रोग्राम तो वो डर लगता है, मगर जो 13 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्ट होता है वो आप दे देते हो जाके ब्यूरोक्रेट को। नहीं सर, एक सेकंड, आपके बजट कितना है? 13 ट्रिलियन। अब इस साल का बजट आएगा 12,900 ट्रिलियन, तो मतलब 12,900 बिलियन, 13 ट्रिलियन। हाँ, उसमें से आप सूबे को कितना देते हैं? 54%। 56%। हाँ, तो 54। हाँ सर, हाँ, अगर 50% भी दे दे तो आप समझे कि 60 ट्रिलियन आपने दे दिया। 60 ट्रिलियन दे दिया जी, 6.5। हाँ, अच्छा, एजुकेशन किसकी है क्या जी? जिम्मेदारी? तालीम एजुकेशन, तालीम सूबाई की। एग्रीकल्चर नहीं है, सूबाई के बाद जाए, फूड सिक्योरिटी नहीं, पहले आ जाए हेल्थ, मैं आ रहा हूँ पहले एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर और फिर ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, एवरीथिंग जिससे ताल्लुक आम आदमी। पीएसडीपी भी तो सूबे में ही चला जाता है ना। पीएचडी तो बाद में नहीं, मैं एक सेकंड में इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सॉरी, मैं ये आपसे पूछना क्योंकि आप माजरत खाली एफबीआर चेयरमैन नहीं थे आप, 3 महीने आपने ये भी काटा है, सिंध गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर जी की काटा। जरा मुझे सिर्फ 2 सवाल, पहला मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ, उसका छोटा जवाब दें, फिर मैं ये या दोनों साथ पूछ लूँ। पूछ गए जो मुझे ये बताएं कि ये मैं इनको पढ़ रहा था, 312 बिलियन रुपया एलोकेट हुआ था लास्ट ईयर एजुकेशन, 7% इंक्रीज सिंध गवर्नमेंट में। सिंध गवर्नमेंट जी जी 312 बिलियन रुपया, जी जी सही 312 बिलियन रुपया। ओके, हेल्थ का था 215 जी, बिलियन सही रुपया, है। ट्रांसपोर्ट का था 3.5 बिलियन रुपया, इरिगेशन का था 26 बिलियन, 25.7 बिलियन। और बेचारे आईटी वाले धक्के खा रहे हैं, उनका क्या काम है दुनिया में? चले ओके, आगे चले। 1 बिलियन, 1.24 बिलियन, ठीक है। और पीएसडीपी का 700 बिलियन, ठीक है, चले। हाँ, आपको पता है कि मैं आपको बड़े मजे की फिगर दिखाता हूँ, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था ना वो था 1.67 बिलियन, जो कि एलोकेट किया था 3.85 ट्रिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो 1.6 बिलियन 67 बिलियन वाज स्पेंट। सैलरीज में 4.31 ट्रिलियन तनख्वाहें बांटी हमने, 4.1 ट्रिलियन जो का कि सैलरीज का 5.39 ट्रिलियन एक्सपेंड वो था। नहीं देखिए बराबर तो ये मुझे जरा समझा दें, देखिए दो बातें हम सुन, कर रहे क्या हैं? दो बातें सुने। ये कौन से लोग हैं सर? दो ये ऐसे दोस्त, ये स्कूल के असातिज़ा रखता कौन है और कैसे आते हैं? सर देखिए, पहले इसमें दो बातें, पहले एक बात लाइटर नोट में बता दूंगा। मैं केयर टेकर का टर्म होता है 3 महीने, ठीक है। मैं उसमें 2 महीने रहा सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों? उसके बाद आप 1 महीना पहले चले गए? नहीं, मैं नहीं गया 1 महीने पहले। फिर मुझे एक बहुत बड़े सियासतदान ने सिंध की बुलाया, उसने कहा सर वी हैव मेड अ मिस्टेक बाय मेकिंग यू फाइनेंस मिनिस्टर। सर मैं ऐसा, इधर एक बात याद आ गई जी, नहीं, एक बात याद आ गई, पर ये पता है कि कुछ बातें खुलनी नहीं पड़ेंगी। हाँ। एक बात याद आ गई, हाँ आप एफबीआर चेयरमैन 8-9 महीने रहे थे। हाँ, एक पागल वजीर था, वो आपके पास आया और उसने कहा कि सर ये जो फैसला आप करने जा रहे हैं जबरदस्त है और इस मुल्क की ये जरूरत है, लेकिन ये जिस तरह आप करने जा रहे हैं वो आपके पास मैं 10 दिन दे रहा हूँ। 8वें दिन आपने कहा यह चेक अपनी देख। नहीं देखिए, मैं पागल वजीर आपके पास क्यों आया और क्या तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि जी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आप हैं और आप मई का महीना आ गया, आप पैसे खर्च नहीं कर रहे। उस जमाने में मेरे पास 150 बिलियन पड़ा हुआ था। मैंने कहा सर ये क्या मजाक है, पैसे खर्च ही नहीं करते आप। मैंने कहा सर कोई ढंग का प्रोजेक्ट आएगा तो खर्च करूंगा ना, क्यों खर्च करूं। उन्होंने कहा यार नहीं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने, कुरबान सादिक अलवी साहब ने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा सर हमें इंस्ट्रक्शन आई है कि आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग कर दिया जाए, आप कोई और मिनिस्ट्री चाहे वो पसंद कर ले, मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री हम किसी और को देना चाहते हैं। मैंने कहा जी मुझे फारिग कर दें। खैर वो लंबा होने के बाद मैं सिर्फ रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, तो फाइनेंस मिनिस्टर में सिर्फ 2 महीने रहा। मुझे 2 महीने से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके। और वो एफबीआर में आपके पास एक बंदा अच्छा, आया वो भी इसलिए मैंने सारे बैंक अकाउंट उस पर हाथ डाल दिया था, जी। ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट कौन था वो पागल? अच्छा सुने, अच्छा वो सुने, पागल कौन था? अच्छा आप मुझे आगे सुने, नहीं मुझे आप आगे ठीक है, सुने, पागल ये नहीं ये बेटा। छोड़ दे, ये छोड़ दे मुझे। आपने अब मैंने जब एक मैं prediction नहीं कर रहा सुने, हूं। अब सुने, आपने बेशक अब आप- फ्यूचर में नहीं, अभी फ्यूचर सुने, की बात नहीं करनी, अभी मैं तो फ्यूचर अभी की बात सुने, करनी है। अभी सुने। जब मैंने कैश विड्रॉल की फिगर निकाली कि कौन सी कंपनीज हैं सबसे ज्यादा कैश विड्रॉल करती हैं, मुझे पता, तो उसमें 12 कंपनियां जो थी वो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर थे। जी सर। तो यार अब अभी आप क्या बातें कर रहे हैं मेरे साथ।
मैं इसलिए कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में अफवाद में होती है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मगर मैंने कहीं है कि सच्चाई लिखनी शुरू कर दी या बोलनी शुरू कर दी, तो यार मेरे से ज़्यादा तो आप नहीं जानते ना। तो चाइनीज कंपनी का कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी पाकिस्तान में नहीं है, एक भी, इतनी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनी ने बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ एक भी लिस्टेड कंपनी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। जबकि चाइनीज ओन करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज को। कराची स्टॉक एक्सचेंज ओन बाय चाइनीज। कितना परसेंट? 54 है शायद। चाइनीज के पास, चाइनीज की कोई कंपनी लिस्टेड पाकिस्तान में नहीं है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। सर मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, मैं तो आपने, अमेरिकन कंपनी लिस्टेड है, मैंने पहले भी कहा कोई ना, अमेरिकन कंपनी लिस्टेड है। देखिए यार मेरी बात सुने अली भाई, फिर वो लाइटर नोट की बात हो जाएगी यार। तुम उस बंदे से बात कर रहे हो चाइनीज के बारे में जिसके ऊपर तुम्हारा इल्जाम है कि वो फ्री मेसन है, नहीं मैं, ठीक है ना? तो मैं आपको लाइटर नोट पे कहता हूं फ्री मेसन वाली बातें मैं तो आई एम हैप्पी कि वो मुझे फ्री मेसन कहता है, तो कोई हर्ष तो नहीं है। फ्री मेसन के बारे में मेरा अपना व्यू है, खैर वो एक अलग कहानी है, ठीक है। अब आगे चले। फ्री मेसन, अच्छा अब सुने, बात सुने। देखिए मुझे इन्होंने, जब जहां तक सवाल है ना ये सूबाई गवर्नमेंट के बजट का, ये लोगों को एक्चुअली समझ ही नहीं आया कभी आज तक। सूबाई गवर्नमेंटों में हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और ये सारी चीज, एक दो चीजें जो है जिसमें बड़े बड़े बजट जाते हैं, इसमें 90% बजट इस्तेमाल होता है सैलरीज के ऊपर। यही तो मैं आपसे सवाल सुने, सैलरी के ऊपर इस्तेमाल होता है, और वो सैलरीज में अगर जहां पे मास्टरों की जरूरत है 5, वो मास्टर लगे हुए 8, चलो 5 करो 8, उन 8 में से जो 7 है, 6 लगा लो, 6 वो उस सियासी पार्टी के कारकुन होते हैं। कराची में होगा तो है, नहीं सुन लो बात, डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं कि 6 का फिगर कम है। सुन लो, नहीं इसलिए अगर कराची में होगा तो डायरेक्टली एमक्यूएम कारकुन होगा, और अगर सिंध में होगा तो पीस पार्टी कारकुन होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। अच्छा उसमें से 90% बंदे स्कूल जाते ही नहीं है कभी, मतलब वो कभी स्कूल नहीं गए। आपको पता है? सुने आप सुन लो, बात सुन लो मेरी। हाँ, सुन लो। जब मैं मिनिस्टर बना सिंध का, तो मेरे पास ये स्टैम्प पेपर नहीं होते, स्टैम्प पेपर जिसमें आप सिटी कोर्ट के सामने होते हैं, जी जी, वो दुकान लगा के बैठे थे। ठीक है, नहीं नहीं दुकान लगा के बैठे होते हैं ना। अच्छा आप शायद आप लोग कभी नहीं गए सिटी कोर्ट के अंदर जाए ना। क्या मतलब है? मैं हर दूसरे दिन अबे यार फेसबुक का तरह स्टैम्प पेपर बना यार मेरी बात, आप फिर आप हर बात को काट देते ना। आप सिटी कोर्ट के अंदर जाए ना, अंदर, तो वहां एक स्टैम्प ऑफिस है जहाँ पे स्टैम्प पेपर बिकते हैं, ये लोग वहां से खरीदते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आ गए, थोड़ा बेहतर हो गया। इनमें से जो बाजार बाहर बिकते हैं ना, इनमें से आप जो आप लेकर आते हैं ना बाहर, इनमें से 80% जाली होते हैं। व्हाट? जी आप क्या बात कर रहे हैं? यस, ये मतलब खुद ही घर में छाप लेते हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं जी कि इतने लोग जो आके स्टैम्प पेपर पे जी एफिडेविट और ये वो, जी हो सकता है स्टैम्प पेपर जाली हो। जी आप पूछे डीएचए वालों से, शीट बन जाती है उस पे। क्या? अबे आपको भाई, आपको किसने बताया कि असली है? खैर वो अलग कहानी है इस पे। एक सेकंड सर, अगला कहानी की बात नहीं, आपने तो कौन सा पिंडोरा, इसीलिए तो आप चेंज किया है। तो पावर जो उसके ऊपर वो स्टैंप लगाता है वो बैठ के, वो कहाँ मिलेगा? साइकिल में बैठा होता है बेचारा बाहर, उसका नंबर लिखा। हाँ वो साइकिल में है ना, वो कहाँ है? लालू खेत में रह रहा होता है, उसके बाद अटैच करता है, वो कहाँ मिलेगा आपको दोबारा? इनमें से बहुत लंबा जाली है, एक लंबी कहानी है। फिर अभी डीजे वालों ने को सही किया है, ये भी एक लंबी कहानी है। खैर अब सुने, अच्छा सुने, अच्छा वो जो परेशान कर दिया स्टैम्प पेपर है ना, उसका जो इंचार्ज है वो स्टैम्प ऑफिसर होता है, वो कुछ ग्रेड 18 का बंदा होता है। सुनिए बात, सुन ले पूरी। मैं सुन रहा हूं। अच्छा सुनिए, मैं गलती से उस जगह पे चला गया स्टैम्प ऑफिस में एज मिनिस्टर। अच्छा उसने मुझे कहा कि सर ये जो स्टैम्प ऑफिसर है ना, चीफ ऑफ स्टैम्प है, ये तकरीबन 3 साल से पोस्टेड है, ठीक है, मगर अल्लाह का शुक्र है कभी ऑफिस नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। वो हालांकि फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कभी ऑफिस आए ही नहीं, मखदूम है वो, जो भी थे वो आए ही नहीं कभी, वो कभी जिंदगी में ऑफिस आए ही नहीं। और आप जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कभी मौका मिले, अल्लाह आपको मौका दे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जहां रजिस्ट्री होती है ना, उसका कमरा देखें। वो कमरा तकरीबन उस शक्ल में है जिसमें 1800 में वो था जब बना था, 1800 में जब बना, कुछ चेंज नहीं किया गया। आप जाके देखें उस पर,
मैं ये सोच बिल्कुल बिलीव करता हूं कि ये जो सारा खेल है ये इसलिए किया जाता है कि आपने अगर ये सीधा कर दिया, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, इसको सही कर दिया, तो फिर आप ये इलेक्शन में बदमाशी बेईमानी कैसे करोगे? देखिए, आप चाहे वो आपकी पार्टी हो किसी और की पार्टी हो, ये जो मास्टर इन्होंने रखे हुए हैं 50,000, ये मास्टर क्या करते हैं बेसिकली? ये उनके इलेक्शन के वर्कर हैं, उनको नौकरी इस बार मिलाते। बोलिए, एक साहब चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, जिनके बारे में कहा जाता है वो खैरपुर के थे, बड़े कंपैरेटिवली शरीफ आदमी थे, और मैं बिलीव करता हूँ शरीफ आदमी थे। तो एक दिन ऐसे ही किसी बंदे से उनके बारे में बात हो रही थी, उसने कहा जी कराची में एक जमाने में शायद 102 थाने हैं, 102 थाने में से 80 थानों में जो SHO उनके गांव के। सर आप किस दुनिया में बैठे हैं? आप मतलब हम किस दुनिया में बैठे हैं जो हम पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं कि ये मुल्क ठीक हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूं जो मैंने एज अ मिनिस्टर देखी। अच्छा, अब आ जाएं ये 780 मिलियन का जो आपका PSDP है। अच्छा, इस PSDP के बारे में 700 बिलियन है सर। अच्छा, इसके बारे में मैं ये कहता हूं कि यार ये अगर मुझे मौका मिले ना, मैं उससे हुई था, मैंने ये रोका हुआ था, मैं इसको एक स्ट्रेच ऑफ पेन से बंद कर दूं, खत्म कर दूं। ओके, ये सिर्फ फ्रॉड है। वो ठीक है, लेकिन फिर डेवलपमेंट कैसे? डेवलपमेंट कौन सी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुई। तो फिर कहां गया पैसा? डेवलपमेंट PSDP में अगर लेट्स एवरेज लगा लो, चलो इसको बहुत ज्यादा है, 700 तो बहुत ज्यादा है, एवरेज लगा लो 300 मिलियन, 300 लगा लो एवरेज। कितने साल से गवर्नमेंट है पीएस पार्टी की सिंध में? ये 16वां साल चल रहा है। कितने साल? नहीं, कितने साल हो गए? 15 तो हो गए ना। 20 लगा लो। 15 हो गए ना। हाँ, 8 से 15 तो हो गए ना, अभी हाँ। 16वां शुरू हो चुका है। तो अगर आप 15 साल लगा लें और 300 का एवरेज लगा लें, तो ये 4.5 ट्रिलियन रुपीस का PSDP है जो कि सिंध में खर्च हुआ है। लगता तो नहीं, ठीक है, नजर नहीं आता। क्या नजर नहीं नजर और नजर की बात नहीं है, नजर और हार की बात नहीं है सर। ये इलेक्शन जब होते हैं, ये झंडे लगते हैं सड़कों पर, ये बैनर लगते हैं, ये पोस्टर लगते हैं, ये बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। PSDP से खर्च होते हैं? नहीं, PSDP यार गलत अकाउंटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग ठीक होती है। अकाउंटिंग ठीक होती है। PSDP से खर्च होते हैं, PSDP से कमीशन मिलता है। हाँ, मैं समझ गया। उस कमीशन को पास किया जाता है दुबई, और दुबई से भी पैसे आते हैं वापस। तो ये तो यार सिस्टम है। आप नालायक से आदमी हो, आपको अकाउंटिंग आती नहीं है। मेरा क्या काम है? आप है ना। तो नहीं, मैं डील में करूं। हाँ, तो डील तो मैं अच्छी बना के देता हूं नालायक आपको। आपको क्या पता कि ये होता क्या है? ये PSDP आप बंद कर दें, आपके इलेक्शन फेयर हो जाएंगे। PSDP बंद कर दें, आप देखेंगे इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें कोई ये नहीं है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक पार्टी नहीं है, ये तक सब सारे इसमें मैं भी आप PTI के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, मगर ये इसमें सारे इस हमाम में सब एक से हैं। PSDP जो है पाकिस्तान में, अच्छा मुझे एक बात बता दे, आपकी गवर्नमेंट का भी, आपकी गवर्नमेंट में प्लानिंग के मिनिस्टर थे जो PSDP को अप्रूव करते हैं, वो थे असद उमर साहब, ठीक है। पहले थे खुसरो बख्तियार, फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर हफीज शेख, ठीक है। आज फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब, और PSDP के मिनिस्टर है असद इकबाल। आपने कभी PSDP वाले मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को साथ बैठे देखा है? क्यों नहीं बैठते साथ? कभी तारीख में बता दें कि पाकिस्तान का होना ही चाहिए साथ सारा दिन उनको। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपको कि कभी प्लानिंग मिनिस्टर वाला क्यों नहीं साथ बैठता फाइनेंस मिनिस्टर के? अच्छा, जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, और खुसरो बख्तियार, वो भी साथ नहीं बैठते थे? नहीं, उस वक्त दोनों साथ काफी बैठते थे। मगर मेरा यही तो कहने का मकसद है कि जब आपने इतना बड़ा PSDP उसके हवाले कर दिया, तो वो क्या कर रहा है बैठ के? कर क्या रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी अगली इलेक्शन मुहिम की तैयारी करा रहा है कि भाई ये तेरा हल्का ये हो गया, 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 मेरा हल्का ये हो गया। ये बकवास PSDP की बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को रिश्वत देने का तरीका है। आप इसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें लोकल बॉडीज में, और लोकल बॉडी को कहें काम करें, ये बात आप कर सीधा रहे हैं, करें। ये बात आप ठीक करें। आपको पता है, एक बड़े मजे की मैंने खबर भी पढ़ी, मैं लेके भी आया था, और इसके ऊपर भी ये इसी PSDP के ऊपर है, जो ये मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट बन रहा है। आपने देखा होगा ना, ये बन रहा है, उधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, पूरा मलीर रिवर के ऊपर से सारा बन रहा है।
ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनिशियली अप्रूव किया था, हाँ जी, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में से हटा दिया और फंडिंग उनका नहीं करनी। और उन्होंने एक लेटर था जो इंडिजिनस लीगल राइट्स अलायंस ILRA के वो लेटर है, वो कहता था कि वो प्रोजेक्ट वाज नॉट एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर ADB अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, और वो PSDP से बन रहा है। देखिए मेरी एक बात सुने, ये जो वर्ल्ड बैंक ADB के प्रोजेक्ट होते हैं ना पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए, ये उनकी सियासी रिश्वतें होती है बेसिकली। सर मैं कहता हूँ वर्ल्ड बैंक जो है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसको सिंध से इतनी मोहब्बत क्यों है, बस ये मैं वर्ल्ड बैंक से आपसे नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वर्ल्ड बैंक वालों से आपको साथ रख के, क्योंकि आप ये नहीं कि फाइनेंस, मैं इस बारे में चाहूंगा वर्ल्ड बैंक वालों से कि व्हाई आर दे सो लीनिएंट टुवर्ड्स सिंध। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता, मगर सवाल ये नहीं है, सवाल छोड़े जा रहा हूँ, बात ना करें आप। चलो मेरा सवाल है, चलें जी आगे चलें। मोदी मुझे ये बताएं कि सियासत थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं अपनी नहीं, अपने पड़ोसी मुल्क की जी। वहाँ क्या हो गया? देखिए मैंने कल एक इंटरव्यू दिया था परसों एक इंडियन चैनल को, उसमें मैंने, और वो इंटरव्यू मैंने दिया था रिजल्ट अनाउंस होने से पहले। मैंने कहा था कि मोदी की आखिरी टर्म है और मोदी बड़ी थिन मार्जिन ले सकेगा। और मैं इसके बारे में इसलिए क्लियर था कि मोदी जो 72 साल में इंडिया ने सोशल स्टेबिलिटी लेकर आया था, आपस में हार्मनी लेकर आया था, उसको मोदी ने तबाह कर दिया मैं नहीं कहता कि वो रिलीजियस पॉलिटिक था, वो रिलीजियस डिमॉन्स्ट्रेशन से तबाह कर दिया। देखिए उसकी वजह समझाता हूँ मैं आपको। देखिए यूपी जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा रेलिवेंट सूबा है, उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं 85, ठीक है। उसके अंदर मोदी ने एक योगी को, आदित्यनाथ जो इसका नाम है, उसको बना दिया चीफ मिनिस्टर। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, बहुत अच्छा वर्कर होगा, मगर जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि एक पब्लिक फिगर का अटायर और उसका जो इंप्रेशन होता है वो मासेस को बड़ा अफेक्ट करता है। यानी कि ऑरेंज कपड़े नहीं चले वहाँ। ऑरेंज कपड़े भी नहीं, ऑरेंज कपड़े तो शायद चल जाए, ऑरेंज कपड़ा तो पहनता ही ना, वो तो सिर्फ ऑरेंज एक धोती पहनता है। वो नहीं चली। अच्छा वो भी चलो धोती भी पहन लेना, धोती भी असेंबली में। तो ये चीज मैं उस दिन भी कहा था कि ये चीज, यही हमारा मसला भी है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, सुन ले दुनिया में बात। मुझे बताएं कौन सा आपको ऐसा सोसाइटी, मुल्क, माशरा नजर आया जहां पे रिलीजन इतना कामयाब हो गया, रिलीजियस पार्टी के वो हुकूमत में आ गई हो? रिलीजियस पार्टी तो कभी मोदी रिलीजियस पार्टी नहीं है। अगर रिलीजियस पार्टी होती तो RSS होती। RSS रिलीजियस पार्टी ऑफशूट ही है ना? नहीं, देखिए ये गलत है। और एक्सेप्ट करते हैं, खुद कहते हैं वो। नहीं ना, ये तो सिर्फ ईरान इज द कंट्री, इसलिए कि वो कैंडिडेटों को बाहर निकाल देते हैं। उनका तो बड़ा सिंपल सिस्टम है ना। तो मजहब का कोई ताल्लुक माशरती लाइफ से नहीं होता, मजहब का ताल्लुक जाती लाइफ से होता है। जब आप मजहब को लेकर अंदर आते हैं तो आम आदमी उसके खिलाफ हो जाता है। ये चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हो जाता है। और ये इंडिया में हुआ, उन्होंने मोदी को एक्सेप्ट कर लिया इकोनॉमिक्स में, मगर जब मोदी ने ये भौगियां मारी आदित्यनाथ वाली और इस तरह की, तो उन्होंने कहा रिजेक्ट कर दिया। और इस क्या देखे आप, देखिए रिजल्ट में फर्क क्या है। 44 सीटें हारा है वो यूपी में, 44, 85 में से 44 सीटें ही हैज लॉस्ट इन यूपी, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी हाईएस्ट ग्रोथ थी इन द मोदीज ग्रोथ। क्यों? इसलिए कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन और रिलीजन थी। कभी भी रिलीजन को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करें माशरे में, क्योंकि ये इंसानों को तकसीम कर देता है। जो यूपी है उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है? नहीं, 14% मुसलमान है टोटल। तो हमारे आबाजात तो यूपी 14%, सिर्फ 14%। यूपी से माइग्रेशन नहीं, बट मुसलमानों का रेलिवेंस ये है कि दोनों का वोटिंग 30% है। मुसलमान स्विंग वोट है, ठीक है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मोदी जो है, अच्छा दूसरी बात मोदी ने जो की वो उसने कश्मीर में बोंगी मारी, आर्टिकल 370 की वो उसने बोंगी मारी, ठीक है। तीसरी बात जो मोदी की प्रॉब्लम आई कि मोदी ने एज यूजुअल अपना सक्सेसर नहीं बनाया। मोदी का सक्सेसर कौन है? मोदी 72 साल का है,
मोदी का अगला कौन है? अच्छा मेरा इसमें ये पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम है। ना इमरान खान सक्सेसर है, ना नवाज शरीफ का सक्सेसर है, ना शहबाज शरीफ का सक्सेसर है, ना जरदारी साहब का सक्सेसर है, ये सब फजलुर रहमान का सक्सेसर है, ये सारे सक्सेसर नहीं बनाते। ठीक है, प्रॉब्लम मोदी साहब ने कभी कोई सक्सेसर नहीं बनाया इंडिया के। अगर आप देखें ना, पिछले 2 हफ्ते पहले का जो इकोनॉमिस्ट था, उसने एक आर्टिकल लिखा था इस बात के ऊपर कि मोदी अगले इलेक्शन के बाद 78 का हो जाएगा। तो क्या मोदी को सक्सेशन नहीं होनी चाहिए? अच्छा मेरा इसमें पॉइंट ऑफ हाँ। थोड़ा सा आपसे जी। इख्तलाफी राय जी। रखते हुए मैं 2 बातें, मैं समझता हूं कि मोदी जी बाय थॉट, बाय नेचर और बाय एक्शन ऑल्सो वो एक हिंदू सुप्रीमेसी में बिलीव करता है। और उसने अब जब एज गुजरात जब सीएम था वो ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया। अमेरिका में उसको वीजा नहीं लगा था क्योंकि उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया था। खैर ये पुरानी बात है, लेकिन वो आज भी जो उसकी जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ उन्होंने किया है, मेरी ये राय है कि मोदी साहब जो है, साहब तो वो नहीं है, खैर मोदी जो है वो एक इंडिया का वो है, वो ये करता है, ही इज अ रिलीजियस फैनाटिक और वो आरएसएस की ऑफशूट है, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये सक्सेसर की बात है ना सर, देखें बीजेपी को कौन लीड करता था मोदी से पहले? मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी वो अडवाणी लीडर था, वाजपेयी भी थे। वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद मोदी आ गया। मैं समझता हूँ मोदी सक्सेसर नहीं था, मोदी तो दरमियान से आया, बीच में से आया ना। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सक्सेशन नहीं होनी चाहिए। ये सक्सेशन का जो कहानी है ये रॉयल फैमिलीज में हो सकती है, बादशाहत में हो सकती है। नहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए, लीडरशिप उभरती है, नहीं पार्टी में होना चाहिए, लीडरशिप उभरनी चाहिए ना। ये बात भी आपको आज क्लैरिफाई कर दूं, अगर पार्टीशन नहीं होता तो आज मोदी हमारे घर के सामने बाहर बैठा होता, बेंच के ऊपर चाय बना रहा होता, चाय बना रहा होता। ये हमारे ये पार्टीशन की रिएक्शन है कि आज एक चाय बनाने वाला इंडिया का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर पार्टीशन नहीं होता तो कभी जिंदगी में ये चाय बनाने वाला या इस तरह के लोग कभी आगे नहीं आते और ये चीज चलती रहती। वो एक हिस्ट्री अलग है, ठीक है, वो एक अलग बदकिस्मती है। और हमारे रूलर इस तरह के ट्राइबल नहीं होते जिस तरह के आज ट्राइबल हैं। ये ट्राइबल ही है ना, ये ट्राइबल ही है ना। सरफराज, बुकटी, संजरानी, अगरानी ट्राइबल है ना। तो ये बदकिस्मती है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि मोदी ने जितना नुकसान इंडिया को पहुंचाया है, मेरे एक दोस्त थे, वो इंतकाल कर गए, दोस्त तो नहीं थे, मेरे बुजुर्ग थे, नवाब सईद हसन खान। नवाब सईद हसन खान साहब जो थे वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के, वो जो प्री पार्टीशन, मैं समझ गया। वो मुझे कहते थे, और वो इतने बड़े आदमी थे कि वो ज्योति बासु को कहते थे, बेटा इस तरह करना है, यहां से बैठकर। तो वो मुझे कहते थे कि शब्बर 75 साल में जो इंडिया को बनाया था नेहरू फैमिली ने, गांधी ने, कम अज कम नेहरू ने, और इधर कल्चर पॉइंट पे मोदी ने उसको 3 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये अच्छा, मगर मैं क्रेडिट देता हूं, जो आज इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है, मैं क्रेडिट देता हूं इंडियन की डेमोक्रेसी को कि उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया उठा के। देखिए ये क्रेडिट है ना। वो क्या होगा, वो कोलिशन बना रहा है, कोलिशन खत्म हो गई ना, पोजीशन तो खत्म हो गई ना। अच्छा, और कोलिशन बना रहा है, और कोलिशन बनाता है। अली भाई, मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पे पीएचडी की हुई है, ठीक है, उसकी कोलिशन बनने जा रही है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी वाला आदमी है और नीतीश कुमार बिहार का बंदा है, दोनों इंतहाई प्रो मुस्लिम है। और वो जाके बैठे हैं मोदी की वो तो नहीं, उनकी अलायंस प्री इलेक्शन थी, मगर वो तो मोदी को हिलने नहीं देंगे। वो तो प्रो मुस्लिम है, नीतीश कुमार तो प्रो मुस्लिम आदमी है, और चंद्रबाबू नायडू। तो अब तो ये खत्म हो गया ना। मोदी तो हो सकता है मोदी खुद रिजाइन कर दे, क्वाइट पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी ये कहे, यार ठीक है, मैं किसको बना रहा हूं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब तो उसके हाथ काट दिए ना उन्होंने, उसकी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उसको तो साफ कर देंगे। लेकिन आपकी नजर में इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह होती रहेगी? इससे ज्यादा होगी, बिकॉज डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, सिविलियन सुप्रीमेसी चल रही है। थैंक यू वेरी मच, सिविलियन सुप्रीमेसी।